हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिशाज ऑथर्स कॉर्नर। आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल ऑथर आए हैं हमारे ऑफिस में। हमारे बिल्कुल न्यू ऑथर हैं, इन्होंने हमारी नीट की न्यू बुक्स को लिखा है और ही इज नन अदर देन शोएब आफ्ताब, जिन्होंने 2020 के नीट एग्जाम में रैंक 1 के साथ टॉप किया था, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली इनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक 1 थी। साथ ही इन्होंने केवाई पीवाई और जेई मेंस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स भी निकाले हुए हैं। अन अकेडमी पे ये लाखों नीट एस्पिरेंट्स को मेंटर करते हैं ऑलरेडी, और आज ही हमारे साथ हैं अपनी बुक के बारे में बात करने और नीट एस्पिरेंट्स को ये बताने कि कैसे वो भी इन्हीं की तरह एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। सो वेलकम शोएब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू। और सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो 720 में से 720 मार्क्स लेके आना, मतलब कोई इमेजिन भी करके देखिए कि सोचिए कोई गलती ना करके आना पेपर में, सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आना नीट के, जिसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, जिसमें इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आपके लिए पेपर में होते हैं। उस पेपर में टॉप करना रैंक 1 के साथ कितनी बड़ी बात है। तो आपने ऐसा, मतलब बेसिकली क्या, कैसे आपका बेस इतना स्ट्रांग था, कैसे आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हुई, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरा एम टॉप करना नहीं था या टॉप कॉलेज नहीं था, बट मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज यानी सिलेक्शन जिसको कहते हैं, उसके लिए एम करूँ। तो उसमें मेरे को समझ आया जहां तक कि अगर हम लोग बेसिक्स पे स्टिक करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, तो हमारा एटलीस्ट सिलेक्शन लेवल तक हो जाएगा। तो मेरा पहला एम यही था कि मैं एटलीस्ट सिलेक्शन पार्ट तक सिक्योर कर लूँ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉक टेस्ट वगैरह के प्रिपरेशन भी मैं इस तरीके से ही करता था, पढ़ाई भी मैं इस तरीके से ही करता था। स्टार्टिंग के जब कोचिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, बुक सॉल्व कर रहा था और मॉक टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट कर रहा था, तो स्टार्टिंग में जब 5-6 महीने के अंदर में मेरे को समझ आया कि हाँ, सिलेक्शन जितना तो मैं कर लूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, मार्क्स भी ठीक आ रहे थे, एनालिसिस अच्छी हो रही थी। बट फिर मेरे को समझ आया कि अगर मैं अच्छे स्कोर के लिए एम करूं, क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं ठीक कर रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उस एग्जाम के लिए हमें उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। तो नीट के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर मैं पढ़ूं और एग्जैक्टली एनालाइज करूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए प्रिपरेशन करूं। तो आई थिंक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ने काफी हद तक हेल्प की मेरी, और उसके बाद बाकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन की वजह से शायद मैं इतना अच्छा करता हूँ। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि उस टाइम पे आप पूरा टाइम पढ़ते रहते होंगे, 24 घंटे। आपने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी होगी, किसी से मिलना जुलना नहीं, बात करना नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मतलब इतना ज्यादा कमिटमेंट कैसे आता है, कोई कैसे मोटिवेट करे खुद को इतना पढ़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे पढ़ाई, बट हमें कोचिंग में भी यही कहा जाता था कि 6 आवर्स आप कोचिंग में पढ़ो, उसके बाद आप 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करो, और उतना मोर देन इनफ है। एंड इनफैक्ट अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कोई इतना नहीं कर पाता है, तो दोनों में पढ़ाई के आवर्स में इतना डिफरेंस नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आपने उस टाइम पे कितना प्रोडक्टिवली सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच किया, सब्जेक्ट में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उस पे कितना फोकस किया, जो हाई वेटेज चीजें थी, हाई यील्ड चीजें थी, जो जो समझना है, जो पार्ट अंडरस्टैंड करना है, या जहाँ पे जिस चीज को याद करना है, तो ये सब चीजें डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मेरे को किस तरीके से एफर्ट करना है। लेट्स से अगर कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम है या केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, बायो का प्रॉब्लम है, सबको सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। तो इट वाज मोर अबाउट कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच करें, आप उसको किस तरीके से हैंडल करें, एंड लेस अबाउट की स्टडी आवर्स या बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। ओके तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 720 बाय 720 मुझे भी लेकर आने, तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ से शुरू करूं और क्या क्या स्टेप्स लूं कि मेरे भी इतने मार्क्स आ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आपको अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि 2 साल बाद मुझे नीट देना है, तो मैं बस ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप खुद से एक बार एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। एटलीस्ट पहले 1-2 मॉक टेस्ट में तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं कितना टारगेट रखूं, क्योंकि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ही आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स से आपके पहले टेस्ट में 400 मार्क्स बने या 500 मार्क्स बने, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी यही ट्राई किया था, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ आप फाइनली काफी अच्छा कर सकते हैं। दैट्स करेक्ट। तो मतलब वही है कि कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। कंसिस्टेंटली 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे काफी एस्पिरेंट्स से पूछते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है,
सिलेक्शन के लिए, तो कंसिस्टेंसी में बोलूँगा। तो इसके अलावा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? कितने महीने हमें सिर्फ रिवीजन के लिए रखने हैं? कितने महीने पहले हमें मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करना है? वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओके, मॉक टेस्ट तो जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की मॉक टेस्ट को बहुत पोस्टपोन कर देते हैं, बट मैं कहता हूँ हमेशा कि डे 1 से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और डे 1 से मतलब अगर आपके कोचिंग में तो वैसे मॉक टेस्ट होते ही हैं, बट स्टूडेंट्स इवन कोचिंग के मॉक टेस्ट को भी स्किप कर देते हैं। तो आपको कोचिंग के मॉक टेस्ट भी देने हैं, और अगर आपको कोई और पेपर वगैरह जनरली हमें मिल जाते हैं ऐसे पेपर्स इंटरनेट वगैरह पे, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और उससे ही आप सीखेंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स है, उस टॉपिक में क्या मिस्टेक है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या दिक्कत है, जो भी मैटर है, लेट्स से वो अगर वो कोई चैप्टर है या कोई पूरा एक यूनिट है, तो उस पूरे यूनिट या उस चैप्टर में आपको क्या कमी है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता लगेगा। और वो जो क्वेश्चंस आप गलतियां करते हो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट में कोई गड़बड़ करके आते हो, गलत करके आते हो, तो लॉन्ग टाइम तक आपको वो याद रहता है। राइट। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन, क्या मॉक टेस्ट के थ्रू हमारा रिवीजन हो जाता है, या रिवीजन के लिए कुछ बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज होती है जो हमें लेनी चाहिए? रिवीजन के लिए मैं बस ये कहूंगा, जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में आप कोचिंग में या फिर जो भी आपका मेन सोर्स है, जो भी आप लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, वहां पे आप जो भी नोट्स बनाते हैं या जैसे भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसको हमेशा इस फ्रेम ऑफ माइंड से सोचे कि आगे चल के मुझे पूरा पार्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमेशा चीजों को कंसाइज करते चले। रिवीजन का जो मटेरियल है वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए। एंड इनफैक्ट मेरे केस में मैं बताऊं, फिजिक्स में एटलीस्ट जो चैप्टर्स होते थे, वो मैंने उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने 1-2 पेज के अंदर एक एक चैप्टर की लिख ली थी। तो सेम डिफरेंट जो फॉर्मूले हो गए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो अगर आप 1-2 पेज के अंदर लिस्ट आउट कर पा रहे हो, या 2-3 पेज के अंदर आप उन चीजों को अगर आप एक चैप्टर को समराइज कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि फास्ट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के जो 1-2 महीने होते हैं उसमें ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, एंड इनफैक्ट आपको भी हर दिन एक पेपर सॉल्व करने को बोला जाता है। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको रिवीजन इन जनरल, पढ़ाई वाला जो रिवीजन होता है वो करने का सारा टाइम नहीं मिलेगा। तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने का भी, और जब आप पढ़ाई वाला रिवीजन करें तो एकदम शॉर्ट और कंसाइज मटेरियल से करें। ओके। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि कोचिंग में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, बट मैंने कई बार देखा है कि जब स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं है अभी, तो वो क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, वो देने ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इसमें बहुत बुरे मार्क्स आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स एडवाइस के लिए पूछते हैं कि मेरा जो है प्रिपरेशन नहीं है, सामने टेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि जितना भी पार्ट आपने प्रिपेयर किया है, अब उस पार्ट के लिए मॉक टेस्ट दे दो, और उस पार्ट के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए, उस चीज को एनालाइज करो। जो पार्ट आपने नहीं पढ़ा उसके मार्क्स को आप कंसिडर ही मत करो। और यही रीजन है, मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ कोचिंग मॉक टेस्ट नहीं, जितने भी मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो, चाहे वो आप कहीं से नेट से डाउनलोड करें या फिर आप बाई करते हैं कोई मॉक टेस्ट वाली सीरीज, कहीं से भी आप करें, टेस्ट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। और आजकल एक और भी प्रॉब्लम होती है कि कई बार जो हम सीरीज लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह की बुक्स लेते हैं, उनमें सॉल्यूशन सही नहीं दिए होते हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर वो गलती ट्रैक पे चले जाते हैं। तो उसके लिए आई थिंक वही ध्यान में रखते हुए आपने अपनी न्यू बुक भी लिखी है, जिसमें कि आई थिंक मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हियर इज द बुक 101 स्पीड टेस्ट फॉर एनटी नीट। यस, तो एग्जैक्टली जैसा कि इस बुक में अगर आप देखेंगे, तो ये बुक जो हमने लिखी है, तो इसमें हमारा मेन एम ही ये है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज करे और उनको सही सॉल्यूशन, सही टाइप के क्वेश्चंस मिले। एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते बहुत सारे मॉक टेस्ट। मैंने खुद बहुत सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, और मैं कहीं से भी करता था, मतलब मैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट अटेम्प्ट करता था, मैं बुक स्टोर से बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट की बुक्स वगैरह लेके अटेम्प्ट करता था, टेस्ट पेपर खरीद के अटेम्प्ट करता था। तो मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए, मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैक्सिमम जो मॉक टेस्ट के मटेरियल जितने भी अवेलेबल है वो रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो हमने एकदम बिल्कुल इसको जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जैसे अभी का जो पैटर्न है उसमें स्पेशल फोकस किया गया हमने असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पे। तो एकदम जो अभी के एग्जाम टाइम पे रेलिवेंट है, उस चीज को माइंड में रखते हुए हमने ये बुक बनाया है। एंड आगे भी जैसे जैसे हर साल एग्जाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ अगर हमें चेंज दिखता है, जो हम नोटिस करते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे।
तो अब जैसे कि इसका बुक का नाम भी 101 स्पीड टेस्ट है और इसमें पूरे 101 टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को लेके मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से यूज करना चाहिए इस बुक को? क्या सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद इस बुक को लगाना चाहिए या फिर साथ के साथ ही इसमें से मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सारे टॉपिक्स कर लेना है या फिर आपका रिवीजन एकदम 100% होना चाहिए तभी आपको अटेम्प्ट करना है। आप इस मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना बस स्टार्ट करो। जैसे-जैसे आप स्टार्ट करेंगे, जैसे-जैसे आप करते रहेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे गलतियां हो रही है, तो आप इससे सीख पाओगे। और जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जब आप गलतियां करेंगे, तो अब आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो रही होगी। और जैसे कि 101 स्पीड टेस्ट है, तो आपको पता है एग्जाम के जो लास्ट के अराउंड जो 3-4 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो अगर आप 1 टेस्ट पर डे के हिसाब से भी सोचेंगे तो लास्ट के अराउंड 3-4 मंथ्स में आप ये आराम से कवर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं कहूंगा जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना ज्यादा आपको फायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन एक टेस्ट देना आइडियली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अराउंड 4-5 मंथ्स अगर आप लगा के इस मॉक टेस्ट पेपर को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस चीज का तो मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सिलेबस में जितनी चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सब चीजें कवर हो जाएगी। ओके तो इसमें बेसिकली जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि 101 स्पीड टेस्ट में हमारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी हैं स्पीड टेस्ट और साथ में अलग से मॉक टेस्ट भी हैं जो कि सबको मिलाकर है, राइट? जो कि आप एक तरीके से जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया, तब आप वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं और वो बिल्कुल आपको ऐसे एग्जाम एनवायरनमेंट टाइप में बैठ के लेना चाहिए ताकि जितने घंटे का पेपर आता है उतने घंटे में आप देख सको कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। दैट्स करेक्ट। बिल्कुल, इसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे कितने पार्ट सिलेबस के टेस्ट देने हैं, मुझे कितने फुल सिलेबस टेस्ट देना है, मुझे कितना चैप्टर बेस्ड टेस्ट देना है। तो इसमें हमने उसके बैलेंस का बिल्कुल ध्यान रखा है कि चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट अलग होंगे, फुल सिलेबस वाले टेस्ट अलग होंगे। तो इस टाइप से हमने उस चीज को माइंड में रखते हुए बनाया। और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जैक्टली सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अराउंड 10-20% ही रिपीट होते हैं, बट वो जिस टॉपिक से आते हैं वो टॉपिक से अराउंड 70-75% पेपर पूरा होता है। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए प्लस वो जिस टॉपिक से आए हैं उस टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ लिया, उस टॉपिक पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस कर लिए, तो आप अराउंड 80% पेपर कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं। ओके तो अभी वैसे जो हमारा नीट का एग्जाम जिस तरह से आने लगा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको स्ट्रेंथन करके अच्छे से प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अभी एग्जाम सिलेबस जब से शॉर्ट हुआ है, मतलब छोटा हो गया, अराउंड 20-30% के आसपास आप मान के चलो रिडक्शन हो गया सिलेबस का। तो अब जो जितने भी चैप्टर्स है रिमेनिंग उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आई थिंक डिफिकल्टी लेवल को लेके भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, क्या क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक डिफिकल्टी लेवल में बहुत चेंज आएगा, मे बी थोड़ा बहुत हो, बट मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तो इस वजह से आप ढंग से उस चैप्टर को प्रैक्टिस करना और हाई चीजों पे फोकस करने के अलावा भी जो कुछ और जो पुराने ईयर्स में भी जो एक आध जो टॉपिक्स आपको अगर दिखे तो आपको उनके भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक्स अब बढ़ गए हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर किसी को जैसे कि मान लीजिए किसी ने 11th क्लास बहुत अच्छे से अपनी नहीं करी, अब वो 12th में है, बट अब 12th में आने के बाद वो सोच रहा है कि मुझे नीट का एग्जाम निकालना है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर आपकी 11th क्लास वीक है या फिर आपने 11th में नहीं पढ़ा और 12th में आके आपको लग रहा है कि मुझे 1 ईयर के अंदर अंदर क्रैक करना है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हाँ मुझे पूरा 100% एकदम एक एक चीज सब कुछ सही में एकदम सेम लेवल पे या अच्छे लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको जो हाई यील्ड चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, आपको सिर्फ उन एरियाज पे मास्टरी करनी है। तो आपको मेन चीज जो हाई यील्ड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार जाके देखिए, आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इधर उधर की बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ये चीज अच्छी है, नो डाउट 11th क्लास में अगर आप है तब अच्छी है, बट अगर आप 12th में आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट समझना है, एक लिमिट तक समझना है, और जितना एग्जाम में पूछा जाता है बस उसमें रेलेवेंट चीजें ही करनी है। ओके और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत पढ़ के जाते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, बट वो एग्जाम डे पे बहुत सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं जिनकी वजह से बेकार में उनके मार्क्स कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, तो सिली मिस्टेक्स के लिए मैं बस ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मेरे खुद
इनफैक्ट नीट एग्जाम से पहले तक जो मॉक टेस्ट हो रहे थे उसमें भी मेरे स्लिम मिस्टेक्स हो रहे थे, बट हाँ मेरे हमेशा कम हुए जितना ज्यादा मैंने प्रैक्टिस किया। जैसे स्टार्टिंग जब मैंने 11th में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मेरे अराउंड 5-6 स्लिम मिस्टेक्स हर पेपर में ही होते थे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एंड के आसपास आते आते मेरे 1 या 2 ही स्लिम मिस्टेक्स होते थे पेपर में, एंड फिर फाइनल में तो खैर आपको पता ही है स्लिम मिस्टेक नहीं हुए। और अब जैसे आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया, फाइनली आपका जो गोल था मेडिकल प्रोफेशन के लिए ट्रेन होने का वो पूरा हो रहा है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि हाउ इज दिस जर्नी? बिल्कुल, मतलब ये एक डिफरेंट जर्नी है, इसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और पढ़ाई का जहाँ तक लोड है वो डेफिनेटली कम हुआ है। नीट में एक प्रेशर रहता था, पढ़ाई का लोड अगर इन टर्म्स ऑफ सिलेबस देखा जाए तो बड़ा है, बट जो प्रेशर जो हमें नीट में फील होता था क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, कंपटीशन था हमारे आसपास, हमेशा सब स्टूडेंट्स पढ़ते हुए दिखते थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अलग प्रेशर था, वो प्रेशर डेफिनेटली नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, यहाँ पे सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर चीजों को याद करना। यहाँ पे पेशेंट से कैसे बात करना है, या फिर एक कोई डिजीज आती है आपके पास तो आपको कैसे अप्रोच करना है उस चीज को, तो यहाँ पे सीखना, पेशेंट इंटरेक्शन एंड ऑल, ये सब चीजों पे ज्यादा जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस है। और खैर जो थ्योरी वाला पार्ट है उस पे सिलेबस वाइज तो ज्यादा है, बट हाँ उस पे वो प्रेशर नहीं है कि आपको एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह एक एक चीज, एक एक छोटा सा डेटा आपको याद करना है। तो आप अभी कहाँ से कर रहे हैं? अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली में हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ, वाओ, एमबीबीएस कर। दैट्स ग्रेट। तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सेम शुएब, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने स्टूडेंट्स के लिए। उनको एनकरेज करने के लिए 2 वर्ड्स और बोल दीजिए लास्ट में। बिल्कुल, मैं बस ये कहूंगा कि एग्जाम जो है नीट एग्जाम वो आपके इंटेलिजेंस को, आईक्यू को, या फिर आप मान के चलो और कोई जिसे हम कहते हैं ना कि कितना टैलेंटेड है स्टूडेंट, उस चीज को टेस्ट नहीं करेगा, आपके नॉलेज को भी टेस्ट नहीं करेगा कि कितने आप कितनी चीजों को जानते हैं, या फिर आपने कितनी सारी बुक सॉल्व कर रखी है, कितना पढ़ रखा है, ये सब चीजों को टेस्ट नहीं करेगा। आपकी स्पीड को टेस्ट करेगा, आपकी एक्यूरेसी को टेस्ट करेगा। अगर आप देखोगे तो हमारा जो मोटो है इसमें, इंप्रूव योर स्पीड, स्ट्राइक रेट एंड स्कोर। तो स्कोर आपका कैसे इंप्रूव होगा? आप स्पीड को इंप्रूव करेंगे, स्ट्राइक रेट मतलब वही एक्यूरेसी हो गया, उस पर आप काम करेंगे तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली बस आपको पढ़ना है, रोज 6 घंटे लगाने हैं, मेहनत करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, बस आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू शुएब। सो आई होप कि इस सेशन को सुनने के बाद आप सब लोग को मोटिवेशन भी मिला होगा और एक डायरेक्शन भी मिली होगी कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी नीट प्रिपरेशन में, और शुएब की तरह ही अच्छे से अपना गोल अचीव करना है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और ये बुक आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। 101 स्पीड टेस्ट है बुक का नाम, जो शुएब ने खुद इसके सारे क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं, आपके लिए स्पेशली डिजाइन की है ताकि आपके लिए नीट प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाए। तो इसमें आपको बेस्ट मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस विद 100% सॉल्यूशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।